नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। पहले अपने इतिहास की ऑनलाइन क्लास रेगुलर चल रही थी, लेकिन कुछ समय से आपके इतिहास की क्लास नहीं बन पाई, जिसके कुछ कारण थे। एक कारण तो यही था कि ऐसा लग रहा था कि शायद 21 तारीख से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा, जिस वजह से ये सोच बनी कि अब विद्यार्थी स्कूल में ही आ जाएंगे तो अब क्लास बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि शायद 21 तारीख से भी विद्यार्थी स्कूल में नहीं आ पाए। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी तक चांस यही बढ़ रहे हैं कि शायद नहीं आ पाएंगे। इसलिए वापस से हम अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन जरिए से ही आगे रेगुलर करेंगे। स्कूलें खुलेगी या नहीं खुलेगी वो बाद की बात है, खुलेगी तो आ जाएंगे। अभी हम अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन क्लास से ही जारी रखेंगे। तो अब तक जो भी हुआ उसे आप भूलें और वापस से रेगुलर अपने क्लास में जुड़े और रोजाना क्लास को आप लें और रेगुलर लें। अब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी कि बीच में क्लास रुक जाएगी। अब या तो स्कूल खुलेंगे तभी क्लास रुकेगी, उससे पहले अपनी क्लास नहीं रुकेगी। तो आप सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें। आपको रोजाना इतिहास की जो क्लास आपके पास भेजी जाती है वो रोजाना लेनी है, पूरी लेनी है और बिल्कुल समझ के उसको तैयार करना है। बोर्ड पर आपको जो नोट्स बताए जाते हैं, जो जानकारी लिखाई जाती है, उसको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में तैयार करते रहें, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में या पाठ को याद करने में उन नोट्सों से सहायता मिल सके। तो आपको क्लास रेगुलर लेनी है, रोज लेनी है और पूरी लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। आगे की अपनी जानकारी हमने जहां छोड़ी थी उससे आगे आज शुरू करेंगे। तो देखो, अभी अपना पाठ चल रहा है 5वां, जिसमें हमें उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं जब भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ। यानी 5वें पाठ में हम अंग्रेजी साम्राज्य के समय भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से घटनाक्रम हुआ, वो जानकारी इस 5वें पाठ में हम ले रहे हैं। तो अभी तक हमने अंग्रेज या अंग्रेजों के अलावा और यूरोपीय शक्तियां भारत में किस प्रकार से आई और उन्होंने अपना व्यापार भारत में किस प्रकार स्थापित किया, वो चीज हम जान चुके हैं। हमने ये भी जाना कि अंग्रेजों के साथ और भी यूरोपीय शक्तियां, यूरोपीय देश भारत में आए भारत को उपनिवेश बनाने के लिए, लेकिन उनमें से सफल अंग्रेज ही हुए। यानी साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेजों को भी सफलता मिली। अब अंग्रेज सफल कैसे हुए, उसी चीज को हम इस पाठ में विस्तार से जान रहे हैं। तो उसी क्रम में अभी अपना टॉपिक चल रहा है 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी वो समय था जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। यानी 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ था और फिर वो लंबे समय तक चला था। तो 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत में अपना राज फैलाने में या अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली, उस स्थिति को अभी हम जान रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना कि 18वीं शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी से पहले भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी, जो प्रमुख शक्तिशाली वंश थे या शक्तिशाली राज्य थे, वो हमारे सामने है। ये सब कुछ राज्य और कुछ विशेष जातियां हैं जो 18वीं शताब्दी से पहले भारत में बहुत शक्तिशाली स्थिति में थी और भारत में इनका राज अच्छी तरह से चलता था, काफी शक्तिशाली स्थिति थी इनकी। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते इनमें से ज्यादातर शक्तियां लगभग कमजोर पड़ गई या समाप्त हो गई। उस स्थिति को हम जान रहे हैं। तो 18वीं सदी से पहले ये भारत की प्रमुख शक्तियां थी, प्रमुख शक्तिशाली राजतंत्र या राज्य थे। उनकी 18वीं सदी में क्या स्थिति हुई और आगे फिर अंग्रेजों को किस प्रकार मदद मिली, वो चीज हम जान रहे हैं। तो इन शक्तियों में हमने मुगलों के बारे में, मराठों के बारे में, बंगाल राज्य, अवध राज्य, मैसूर राज्य और जाट, इन प्रमुख शक्तियों के बारे में जान लिया है। अब सिख, राजपूत और रोहिलखंड, ये 3 प्रमुख शक्तियां और थी उस समय भारत की। इनकी 18वीं सदी तक आते आते क्या स्थिति हुई, इनकी क्या
क्या हुई ये हम जान चुके हैं। बाकी जो 3 बचे हैं इनकी स्थिति पहले कैसी थी और 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो गई वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्कों के बारे में जानते हैं। सिक्क की शुरुआत कैसे हुई, सिक्ख शक्ति की शुरुआत कैसे हुई और सिक्ख शक्ति आगे जाकर उसका क्या बदलाव हुआ उसमें, और उनकी 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या स्थिति रही। तो देखते हैं आगे। सिक्ख, देखो सिक्ख एक विशेष जाति न होकर एक धर्म है। भारत में हिंदू धर्म के ही अनुयायी रहते थे शुरू से। उन हिंदू धर्म के अनुयायियों में से ही कुछ ने एक विशेष धर्म अपना लिया और वो धर्म सिख धर्म कहलाया। तो सिख शक्ति को पढ़ने से पहले एक बार हम सिख धर्म के बारे में जानते हैं। सिख एक जाति या वंश न होकर एक धर्म है अलग से। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये अलग अलग धर्म है, उसी प्रकार से सिख भी एक जाति या वंश न होकर एक धर्म है। तो सिख धर्म की शुरुआत के बारे में हम जानते हैं पहले। सिख धर्म, देखो बात है 1469 में। 1469 ईस्वी में भारत में एक महान पुरुष जिनका नाम गुरु नानक देव, उनका जन्म हुआ। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव का जन्म हुआ 1469 में। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। यही वो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत में एक नया धर्म जिसका नाम है सिख धर्म, उसकी शुरुआत की, उसका प्रवर्तन किया। तो भारत में सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव ने अपने कुछ नियम बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ शिक्षाएं लोगों को बताई। तो पंजाब क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्र है पंजाब क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, इस पंजाब क्षेत्र में हिंदू धर्म के अनुयायी रहते थे उस समय। पूरे पंजाब क्षेत्र में ही हिंदू धर्म के अनुयायी रहते थे। तो इस पंजाब क्षेत्र में गुरु नानक देव हुए। गुरु नानक देव ने कुछ सिद्धांत, कुछ शिक्षाएं लोगों को बताई। तो उनकी शिक्षाओं से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु नानक देव द्वारा चलाए गए धर्म जिसका नाम था सिख धर्म, उसको अपना लिया। तो गुरु नानक देव की शिक्षाओं को मानने वाले या उनके सिद्धांतों को अपनाने वाले सिख कहलाए। और इस प्रकार से भारत में एक नए धर्म यानी सिख धर्म की शुरुआत हुई। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की पंजाब क्षेत्र में। तो पंजाब क्षेत्र के जो हिंदू थे उन्हीं हिंदुओं ने गुरु नानक देव से प्रभावित होकर सिख धर्म अपना लिया। शुरू में पंजाब क्षेत्र में सिख धर्म के अनुयायियों यानी लोगों की संख्या कम थी, लेकिन बाद में गुरु नानक देव के बाद में अन्य गुरु और हुए सिख धर्म में। गुरु नानक देव के बाद में सिख धर्म में और अन्य गुरु और हुए। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उनसे पहले गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और भी बहुत सारे गुरु हुए हैं। तो इन सब गुरुओं की शिक्षाओं से प्रभावित होकर या इनके द्वारा बताए गए मार्ग से प्रभावित होकर लोग सिख धर्म से जुड़ते गए और इस प्रकार भारत में सिख धर्म बढ़ता गया और एक नए धर्म की शुरुआत हो गई। तो पंजाब क्षेत्र में सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी और ये धर्म आगे बढ़ता गया। बाद में इस धर्म के अनुयायियों ने पंजाब क्षेत्र में अपना अलग से राज्य स्थापित कर लिया। शुरू में तो ये नॉर्मल ही इंसान थे, सिख धर्म के लोग सामान्य लोगों की तरह ही रहते थे। लेकिन जब दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ तो औरंगजेब ने जो अपनी धार्मिक नीति अपनाई वो खराब नीति अपनाई। उस औरंगजेब की खराब धार्मिक नीति से
अपने धर्म या अपने परिवार की रक्षा के लिए सिखों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए और फिर बाद में सिख धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए और सिखों ने पंजाब क्षेत्र में अपना एक अलग से नया राज्य स्थापित कर लिया। तो सिख एक प्रमुख शक्ति के रूप में मुस्लिम अत्याचारों की वजह से उभरे थे। शुरुआत में सिख धर्म की जब शुरुआत हुई तो सिख धर्म के लिए साधारण ही थे, लेकिन मुस्लिम शासकों के अत्याचारों और उनकी गलत नीतियों की वजह से सिख लोग एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर गए और सिखों ने अपना पंजाब क्षेत्र में एक अलग से राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार सिख राज्य की भारत में शुरुआत हो गई। सिख राज्य की शुरुआत भारत में पंजाब क्षेत्र में हुई थी मुख्यतः। तो पंजाब क्षेत्र का जो इलाका था, जो क्षेत्र था, उस संपूर्ण क्षेत्र पर सिखों का राज हो गया और सिख उस क्षेत्र में राज करते रहे और जो मुस्लिम शासक थे उनसे संघर्ष करते रहे। तो देखो बाद में सिख धर्म में एक गुरु हुए, अंतिम गुरु। सिख धर्म के अंतिम गुरु थे जो 10वें गुरु थे इनके। सिख धर्म में कुल मिला के 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव थे और अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह, देखो गुरु गोविंद सिंह के समय में ही सिख धर्म काफी शक्तिशाली हो गया था और सिख जो पहले साधारण थे वो अब सैनिक रूप में बदल चुके थे, एक तरह से सैन्य शक्ति में बदल चुके थे। तो सिख धर्म के लोग सैन्य शक्ति के रूप में बदले गुरु गोविंद सिंह के समय। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को कहा कि अपने धर्म और परिवार की रक्षा के लिए या अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर ही सिख धर्म के लोगों ने हथियार उठाया और वो एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। गुरु गोविंद सिंह के समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था, तो औरंगजेब की गलत नीतियों की वजह से ही सिख भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और उन्होंने पंजाब क्षेत्र पर अपना अधिकार करके वहां अपना अलग से साम्राज्य स्थापित किया और मुस्लिम शासकों से संघर्ष किए। बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु होते ही दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया और इस कमजोरी का फायदा उठाकर सिखों ने अपने राज को और ज्यादा फैला लिया। हालांकि औरंगजेब से पहले ही पंजाब क्षेत्र में सिख राज्य की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उस समय सिख राज्य छोटा ही था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो सिखों ने अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ा लिया और सिख राज्य और ज्यादा फैलता गया, इनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन बाद में समय आया 1761 का। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब क्षेत्र की तरफ आक्रमण किया। पंजाब राज्य, इसको आप पंजाब राज्य बोल दो या सिख राज्य बोल दो, एक ही बात है। पंजाब क्षेत्र की तरफ सिखों का राज था, इसलिए पंजाब राज्य को सिख राज्य भी कहा जा सकता है। तो 1761 में यानी 1761 के समय तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसके बाद में जो समय हुआ उसमें सिख पंजाब क्षेत्र में काफी शक्तिशाली हो चुके थे, सिखों का राज काफी बड़ा हो चुका था। उसी समय बाद में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब राज्य पर आक्रमण किया था, पंजाब राज्य पर अधिकार करने के लिए। लेकिन उस समय सिख काफी शक्तिशाली थे, तो सिखों ने अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण हुए उनको विफल कर दिया और अहमद शाह अब्दाली को पंजाब क्षेत्र से खदेड़ दिया। तो उस समय तक सिख काफी शक्तिशाली थे, लेकिन बाद में
अहमद शाह अब्दाली के कुछ समय बाद तक सिख शक्तिशाली रहे, लेकिन आगे थोड़ा आगे चल के सिख सरदारों में आपसी संघर्ष होने लग गए। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद में पंजाब राज्य या सिख धर्म या जो सिख राज्य था उसके सरदारों में आपसी संघर्ष होने लग गए गद्दी को लेकर। सिख सरदार राज को लेकर या राजा बनने को लेकर आपस में लड़ने लग गए, जिसकी वजह से सिख राज्य में थोड़ी फूट पड़ी और सिख सरदारों ने पंजाब राज्य को 12 मिसलों में बांट दिया। सिख सरदारों में आपसी संघर्ष होने लग गए, फूट पड़ गई, जिसकी वजह से जो सिख राज्य था वो 12 मिसलों में बट गया, 12 मिसलों में बट गया। देखो, सिख सरदारों में आपसी संघर्ष होने लगे, जिसकी वजह से फूट पड़ी और जो सिख राज्य था वो 12 मिसलों में बट गया। मिसल मतलब प्रांत। सिख राज्य 12 प्रांतों में बट गया, 12 मिसलों में बट गया। अब वो 12 टुकड़े हो गए, उन 12 पर अलग अलग सिख सरदार राज करते रहे। बाद में आगे जाकर एक शासक हुए जिनका नाम था सिख धर्म में ही आगे जाकर एक प्रमुख शासक हुए। आपसी लड़ाइयों की वजह से, आपसी संघर्ष की वजह से सिख राज्य 12 मिसलों में बढ़ चुका था, एक तरह से फूट पड़ चुकी थी, यानी सिख कमजोर हो चुके थे। लेकिन बाद में सिख धर्म में एक प्रमुख शासक हुए जिनका नाम था रणजीत सिंह। सिख शासक रणजीत सिंह। सिख धर्म में प्रमुख शासक हुए रणजीत सिंह। रणजीत सिंह काफी शक्तिशाली शासक हुए। रणजीत सिंह ने सिख सरदारों को वापस एक किया और इन 12 मिसलों को वापस से एक करके दोबारा से सिख धर्म या सिख राज्य की स्थिति को वापस मजबूत किया। तो सिख राज्य जो 12 प्रांतों में बट गया था उनको दोबारा से एक करके सिख राज्य को शक्तिशाली करने का काम आगे रणजीत सिंह ने किया। रणजीत सिंह अपने समय के काफी शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने पंजाब राज्य के जो 12 अलग अलग क्षेत्र के प्रांत थे उन सब में वापस से एकता स्थापित की, सभी सिख सरदारों को एक किया और वापस से एक करके सिख राज्य की दोबारा से स्थिति को मजबूत कर दिया और पंजाब क्षेत्र को एक करके, जो पंजाब 12 प्रांतों में बटा हुआ था उसको वापस से एक करके पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब पर राज करते रहे रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह का जब राज रहा तो पंजाब काफी शक्तिशाली हो चुका था। रणजीत सिंह ने केवल पंजाब ही नहीं, लाहौर और अन्य जो मुस्लिम क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया और उन सबको भी पंजाब राज्य में मिला लिया। तो सिख राज्य या पंजाब राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ सिख धर्म में वो रणजीत सिंह ही हुए। रणजीत सिंह के समय सिख धर्म अपने या सिख राज्य अपने चरम स्थिति पर था। सिख शक्ति रणजीत सिंह के समय अपनी चरम स्थिति पर थी, लेकिन रणजीत सिंह की बाद में मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद में फिर सिख राज्य कमजोर होता ही गया और अंत में पूरी तरह से समाप्त हो गया। रणजीत सिंह अंतिम शासक थे जिनके समय पंजाब राज्य या सिख राज्य एक शक्तिशाली स्थिति में था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे सिख राज्य टुकड़ों में बढ़ता गया। सिख सरदारों में आपसी वापस फूट हो गई और उस फूट की वजह से सिख राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो गया। मृत्यु के बाद सिख राज्य में
पड़ गई, जिसके कारण सिख राज्य कमजोर पड़ गया। तो राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में सिख सरदारों में वापस से फूट पड़ गई, जिसकी वजह से सिख राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंत में समाप्त हो गया। उस कमजोरी का फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया और पंजाब क्षेत्र की तरफ भी अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह के समय तक सिख राज्य या सिख काफी शक्तिशाली स्थिति में थे, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में आपसी फूट हुई, जिसकी वजह से पंजाब राज्य कमजोर पड़ गया। इस कमजोरी का फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने फिर सिख सरदारों की आपसी फूट का फायदा उठाकर सिख राज्य यानी पंजाब क्षेत्र की तरफ अधिकार कर लिया। तो ये जानकारी थी सिख धर्म की या सिख राज्य की। तो सिख राज्य भी एक समय भारत का एक शक्तिशाली क्षेत्र था या एक शक्तिशाली धर्म था, लेकिन बाद में उनकी स्थिति भी कमजोर हुई और उनकी कमजोर स्थिति का फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम भारत की एक शक्तिशाली जाति राजपूत जाति के बारे में, यानी राजपूत शक्ति के बारे में। तो देखो, राजपूतों का लगभग 8वीं सदी से ही भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र, पूरा राजस्थान हो गया। राजस्थान के अलावा गुजरात का कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, यानी भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर 8वीं सदी से ही राजपूत जाति का अधिकार था और राजपूत इसी क्षेत्र की तरफ एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे हुए थे 8वीं सदी से ही। राजपूत जाति में भी अलग अलग वंश थे जो अलग अलग क्षेत्रों पर राज कर रहे थे, यानी संपूर्ण राजपूत जाति भी अलग अलग वंशों में बटी हुई थी और अलग अलग वंशों के लोग राजस्थान का या भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था इस पर अपना राज चला रहे थे, यानी इनकी स्थिति भी मजबूत थी। लेकिन लगभग बाद में 16वीं शताब्दी में राजपूतों ने मुगलों के अधीन होना शुरू कर दिया और अकबर का समय आते आते संपूर्ण राजपूत शासक मुगलों के अधीन हो गए और बाद में मुगलों के अधीन चलते आए। तो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं आधुनिक समय के? राजस्थान, गुजरात का कुछ क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का क्षेत्र। पूरे नहीं आते, गुजरात के और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर उस समय मुसलमान शासकों का ही अधिकार था, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर राजपूतों का भी उस समय अधिकार था। संपूर्ण राजस्थान पर तो राजपूतों का अधिकार था ही, इसलिए राजस्थान उस समय में राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी राजपूतों का राज था। तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, यानी राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर राजपूतों का अधिकार था और राजपूत एक बहुत ही प्रमुख शक्तिशाली वंश के रूप में उभरे हुए थे, शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे हुए थे। राजपूत जाति बहुत सारे वंशों में बटी हुई थी और उन वंशों का अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार था। बाद में मुगल
वंश की शुरुआत हुई बाबर के समय। बाबर के बाद में हुमायूं हुआ और हुमायूं के बाद में अकबर हुआ। अकबर का समय राजपूत राजाओं के लिए इस प्रकार का हुआ कि अकबर ने राजपूत राज्यों को अधीन करने के लिए योजनाएं चलाई, नीति अपनाई। तो अकबर की नीति की वजह से या मुगलों के शक्तिशाली होने की वजह से राजपूत राजा धीरे धीरे मुगलों के अधीन होते गए और एक समय ऐसा आया कि लगभग संपूर्ण राजपूत शासक मुगलों के अधीन हो गए। तो अकबर के समय से राजपूत मुगलों के अधीन हो गए। अकबर के समय से ही संपूर्ण राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए, यानी मुगलों के अधीन हो गए। कुछ एक राजपूत शासक थे जो मुगलों के अधीन नहीं हुए, बाकी लगभग सभी राजपूत शासक मुगलों के अधीन हो गए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मेवाड़ के शासक को समझ सकते हैं। मेवाड़ पर भी राजपूतों का राज था। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो मेवाड़ राज्य या इसके अलावा एक दो राज्य और थे जो मुगलों के अधीन नहीं हुए। बाकी राजपूतों के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी राज्य थे, वो सब अकबर के समय मुगलों के अधीन हो गए थे। और अकबर के बाद में भी राजपूत मुगलों के अधीन रहे। मुगलों के अधीन रहकर ही वो अपने क्षेत्र में राज्य करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि अकबर से पहले मुगल स्वतंत्र थे और अपने अपने क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके राज चला रहे थे। लेकिन अकबर के समय राजपूत मुगलों के अधीन हो गए और फिर वो मुगलों के अधीन रहकर अपना राज चलाने लगे। अकबर के बाद में भी राजपूत शासक मुगलों के अधीन रहकर ही अपना राज चला रहे थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लग गया था। ये बात हम सबको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसकी मृत्यु के बाद में मुगल कमजोर हो गए थे। तो जब मुगल कमजोर हुए तो इसका फायदा भारत के जितने भी राजा या जो भी सामंतरी थे जो मुगलों के अधीन रहकर राज कर रहे थे, वो सब स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो इसी स्थिति का फायदा राजपूतों ने भी उठाया। जो राजपूत पहले मुगलों के अधीन रहकर अपना राज चला रहे थे, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में राजपूत भी अलग होने लग गए और वापस से स्वतंत्र होकर अपना राज चलाने लग गए। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत मुगलों से स्वतंत्र होकर राज्य चलाने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में राजपूत शासक भी मुगलों से स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होकर अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से राज्य चलाने लग गए। अब स्वतंत्र होकर अपने अपने क्षेत्रों में राज्य तो चलाने लग गए, लेकिन राजपूतों में भी एकता नहीं रही। राजपूत भी दूसरे जो राजपूत शासक थे उनसे लड़ाई लड़ते रहते थे। यानी हम कह सकते हैं कि राजपूत स्वतंत्र तो हो गए मुगलों से और अपना राज चलाने लग गए, लेकिन राजपूतों में भी एकता का अभाव था। वो एकता से या मिलजुल कर नहीं रहते थे। अलग अलग राजपूत राजवंश अलग अलग क्षेत्रों पर राज करते थे और एक तरह से बिखर कर अपने अपने क्षेत्रों में राज चला रहे थे। यानी राजपूतों में एकता का अभाव था उस समय। बाद में देखो, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत मुगलों से स्वतंत्र होकर राज्य चलाने लगे। तो इसमें उदाहरण के तौर पर जान सकते हैं, जैसे मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह।
इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, अजीत सिंह। मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, जो औरंगजेब के समय तक मुगलों के अधीन था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और वो मारवाड़ में एक स्वतंत्र राजा की तरह शासन चलाने लग गए। इसी की तरह हम आमेर को देख सकते हैं। आमेर का शासक था सवाई जयसिंह। इसने भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और ये भी आमेर में स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगे। इसके अलावा बीकानेर के शासक थे, अलवर के शासक थे। मेवाड़ तो मुगलों के अधीन था ही नहीं, पुराने समय में भी मेवाड़ तो पहले भी स्वतंत्र ही था। इसके अलावा भीलवाड़ा क्षेत्र के शासक, अजमेर के चौहान शासक, ये सब पहले मुगलों के अधीन थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये सब स्वतंत्र हो गए और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर राज्य चलाने लग गए। यहाँ उदाहरण स्वरूप तुमने जाना, तो जब मुगल कमजोर हो रहे थे उस समय दक्षिण भारत में मराठा शक्तिशाली होते जा रहे थे। मुगलों के कमजोर होने के बाद में दक्षिण भारत में मराठा शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो जब मराठा शक्तिशाली होते जा रहे थे तो मराठों ने उत्तर भारत की तरफ भी अपना राज्य बढ़ाना चाहा। उस समय मराठा अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते राजपूत राज्यों तक पहुंच गए। तो बाद में राजपूतों ने मराठों के साथ मैत्री का संबंध कर लिया और राजपूत शासक मराठों के साथ मिलकर अपना राज्य चलाने लग गए। मुगलों की स्थिति कमजोर होने के बाद में थोड़े समय स्वतंत्र रहे। बाद में मराठा और राजपूत दोनों के संबंध अच्छे रहे और दोनों मैत्रीपूर्ण तरीके से रहकर अपना शासन चलाने लग गए अपने अपने क्षेत्रों में। मराठा दक्षिण क्षेत्र में और राजपूत भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपना राज्य चलाने लग गए। उस समय तक भी इनकी स्थिति काफी अच्छी थी, यानी एक शक्तिशाली स्थिति में थे। मराठों और राजपूतों में मैत्री का संबंध रहा, अच्छे संबंध रहे। उदाहरण स्वरूप हम जान सकते हैं कि आमेर का शासक था सवाई जयसिंह और इधर मराठों में एक पेशवा हुए बाजीराव प्रथम। तो पेशवा बाजीराव प्रथम और आमेर के शासक सवाई जयसिंह दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों ही जो मालवा क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का एक इलाका है जिसको मालवा के नाम से जानते हैं, उस मालवा क्षेत्र में सवाई जयसिंह और मराठा पेशवा बाजीराव हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इन सब से हम ये समझ सकते हैं कि राजपूतों में और मराठों में एक समय मित्रता रही और दोनों अच्छे संबंधों के साथ अपने अपने क्षेत्रों में राज्य चलाते रहे। लेकिन आगे के समय में राजपूताना में एक विशेष घटना हुई जिसकी वजह से राजपूतों और मराठों के संबंध बिगड़ गए। दोनों के संबंध बिगड़ते ही दोनों अलग अलग हो गए और बाद में दोनों की स्थितियां कमजोर हो गई। जब दोनों एक थे दोनों की स्थिति अच्छी थी, मजबूत थी, लेकिन एक घटना ने राजपूतों और मराठों के संबंधों को बिगाड़ दिया जिसकी वजह से उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हुई। घटना थी बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। राजस्थान में बूंदी राज्य था जहां पर हाड़ा चौहानों का राज चलता था। बूंदी में हाड़ा चौहानों का राज चलता था। तो बूंदी का शासक था उस समय अनिरुद्ध हाड़ा। बूंदी का शासक था अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा के जो बड़ा पुत्र था उसका बूंदी के शासन पर अधिकार था, यानी अनिरुद्ध हाड़ा के बाद में उसका बड़ा पुत्र बूंदी का शासक बनता। लेकिन अनिरुद्ध हाड़ा की जो पत्नी थी सहल कंवर, वो अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती थी। तो उसका पुत्र अनिरुद्ध हाड़ा के बड़े पुत्र से छोटा था, लेकिन फिर भी कछवाहा रानी अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती थी। अब अनिरुद्ध हाड़ा की जो पत्नी थी वो आमेर की राजकुमारी थी। तो आमेर के जो राजा थे वो कछवाहा वंश के थे। राजपूतों में कछवाहा वंश है, उस कछवाहा वंश के शासक थे आमेर के राजा। जो कछवाहा रानी थी वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी और उसका साथ
जयपुर के या आमेर के जो शासक थे वो दे रहे थे। उधर अनिरुद्धहाड़ा का जो बड़ा पुत्र था वो मारवाड़ के शासकों से जा मिला। तो मारवाड़ के शासक तो अनिरुद्धहाड़ा के बड़े पुत्र को बूंदी का शासक बनाना चाहते थे, और आमेर के जो शासक थे वो उसके छोटे पुत्र को बूंदी का शासक बनाना चाहते थे। तो एक तरह से बूंदी में उत्तराधिकार को लेकर यानी राजा बनने को लेकर संघर्ष हो गया, जिसकी वजह से राजपूतों में भी फूट पड़ गई। इसके अलावा अनिरुद्धहाड़ा की पत्नी यानी कछवाहा रानी ने इस उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा सरदार महाराव होलकर उसको भी सहायता के लिए बुला लिया। तो मराठा शासक भी बूंदी के इस उत्तराधिकारी संघर्ष में आ मिला। तो यहाँ पर तीन तरफ से फूट हो गई, एक तरफ मराठा सरदार, एक तरफ मारवाड़ के शासक और एक तरफ आमेर के शासक। ये तीनों ही बूंदी राज्य के उत्तराधिकार को लेकर लड़ते रहे। तो इस प्रकार से बूंदी का जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, इस संघर्ष की वजह से राजपूतों और मराठों इनमें फूट पड़ गई। इनके संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन इस उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद इनके संबंध खराब हो गए। तो यहाँ बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, बूंदी में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ उसकी वजह से राजपूत व मराठा के संबंध खराब हो गए। पहले राजपूत और मराठों के संबंध अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण थे और दोनों मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन चला रहे थे। इनकी स्थिति भी काफी शक्तिशाली थी। लेकिन बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष की वजह से एक तरफ मराठा शासक अलग राजा बनाना चाहते थे, जबकि राजपूत शासक अलग को बनाना चाहते थे। इस बात को लेकर राजपूत और मराठों के संबंध खराब हो गए। बाद में इनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। राजपूत अलग हो गए, मराठा अलग, जिसकी वजह से इनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई और इनकी शक्ति में बाद में कमी आती गई। तो ये जानकारी राजपूतों से संबंधित थी। अंतिम जानकारी अपनी रुहेलखंड राज्य, इसको देखते हैं। तो इस पॉइंट में अपनी अंतिम जानकारी है रुहेलखंड राज्य। तो अब हम रुहेलखंड राज्य के बारे में जानते हैं। रुहेलखंड राज्य भी एक समय शक्तिशाली स्थिति में था। तो सबसे पहले रुहेलखंड राज्य कहाँ पर पड़ता है उसको हम देखते हैं। रुहेलखंड एक काफी उपजाऊ प्रदेश है। ये प्रदेश आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश में गंगा के तट से लेकर जो कुमायूं की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके जो बीच का क्षेत्र है वो क्षेत्र रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। रुहेलखंड का उपजाऊ क्षेत्र, रुहेलखंड एक काफी उपजाऊ क्षेत्र है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गंगा के तट से लेकर कुमायूं की पहाड़ियां बीच में है। तो रुहेलखंड का जो उपजाऊ क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में गंगा के तट से लेकर कुमायूं की पहाड़ियों के बीच में है। यानी रुहेलखंड राज्य की स्थिति कहाँ पर है? आधुनिक समय में यानी आज के समय में उत्तर प्रदेश राज्य, इस उत्तर प्रदेश में गंगा के तट से लेकर हिमाचल प्रदेश में कुमायूं की पहाड़ियां हैं, इसके बीच में जो उपजाऊ क्षेत्र है इस क्षेत्र को रुहेलखंड के नाम से जाना जाता था। इस रुहेलखंड
प्रदेश पर जब मुगल शक्तिशाली थे तब तो मुगलों का अधिकार था, और रोहिलखंड राज्य के जो शासक थे, रोहिलखंड क्षेत्र पर मुसलमानों का ही राज रहा है पुराने समय से ही। तो यहाँ पर जो मुसलमान शासक होते थे वो मुगलों के अधीन रहकर ही राज चलाते थे। मुगलों के अधीन रहकर ही रोहिलखंड के शासक अपना राज चलाते थे। लेकिन 1738 का समय, 1738 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक मुगल बादशाह। दिल्ली का शासक मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह था। तो देखो, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, मुगल कमजोर हो चुके थे, लेकिन दिल्ली पर अभी भी मुगलों का राज चल रहा था। उस समय दिल्ली का शासक था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। ये एक कमजोर शासक था, कोई ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं था। तो मोहम्मद शाह के समय 1738 में, मोहम्मद शाह के समय 1738 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह फारस का एक लुटेरा शासक था। भारत से धन संपदा लूटने के लिए या धन संपदा प्राप्त करने के लिए नादिर शाह ने 1738 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह फारस का शासक था और भारत से धन संपदा प्राप्त करने के लिए इसने दिल्ली पर 1738 में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, जिसकी वजह से दिल्ली की स्थिति काफी कमजोर हो गई। मुगलों की स्थिति पहले ही कमजोर थी और नादिर शाह के आक्रमण की वजह से और ज्यादा कमजोर हो गई। एक तरह से दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई। जो मुगल राज्य था उसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली में अव्यवस्था फैली। इस अव्यवस्था का फायदा उठाकर रोहिलखंड में उस समय मुस्लिम शासक था अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान जिस समय दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया, उस समय रोहिलखंड राज्य का शासक कौन था? अली मोहम्मद खान। तो रोहिलखंड के जो मुस्लिम शासक थे वो पहले मुगलों के अधीन रहकर ही अपना राज चलाते थे, लेकिन बाद में जब मुगलों की स्थिति कमजोर हुई तो रोहिलखंड के शासक भी अपने आप को स्वतंत्र करने की सोचने लगे। जैसे राजपूतों ने या अन्य जो शासक थे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद खुद को स्वतंत्र करते जा रहे थे, इसी प्रकार रोहिलखंड के मुस्लिम शासक भी अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो पाए। उनको मौका मिला 1738 में। 1738 में नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली में बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल गई और इस अव्यवस्था का फायदा अली मोहम्मद खान ने उठाया और इस अव्यवस्था का फायदा उठा के अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी अली मोहम्मद खान मुगलों से स्वतंत्र हो गया और रोहिलखंड में स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाने लग गया। खान ने स्वतंत्र होकर राज्य चलाना शुरू किया। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली की अव्यवस्था का फायदा उठाकर अली मोहम्मद खान ने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया और इसने स्वतंत्र होकर रोहिलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाल के अलग से
अपना राज्य चलाने लग गया। अली मोहम्मद खान ने अपनी राजधानी बनाया आंधला कहते हैं बरेली को। आज के समय उत्तर प्रदेश में बरेली नाम का शहर है। इस बरेली को ही पुराने समय में आंधला कहते थे। तो इस आंधला को मोहम्मद अली खान ने अपनी राजधानी बनाया और एक स्वतंत्र शासक की तरह ही रोहिलखंड में अपना राज्य चलाता रहा। अब रोहिलखंड में मुसलमानों का शासन चल रहा था और रोहिलखंड के जो मुसलमान थे उनको रोहिल मुसलमान कहा जाता था। रोहिल मुसलमान बाद में अली मोहम्मद खान के बाद में भी रोहिलखंड एक स्वतंत्र रूप से ही चलता रहा। बाद में मराठों और जाटों के संघर्ष रोहिल मुसलमानों से होते रहते थे। तो रोहिलखंड भी एक समय में भारत में शक्ति के रूप में उभरा था और स्वतंत्र रूप से इसने अपनी रोहिलखंड राज्य स्वतंत्र रूप से भारत में चलता आया था। लेकिन आगे आने वाले समय में यानी 18वीं शताब्दी के बाद का जो समय आया उसमें रोहिलखंड के जो मुस्लिम शासक थे वो भी धीरे धीरे कमजोर होते गए और उनकी शक्ति भी कमजोर पड़ती गई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में उस समय रोहिलखंड के जो मुस्लिम शासक थे वो काफी कमजोर हो चुके थे। तो 1764 के बाद में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार करके रोहिलखंड पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार रोहिलखंड राज्य भी बाद में अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल गया। तो ये जानकारी हमने जानी कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी हो गई थी। इसमें हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक आते आते भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी और उनकी कमजोरी का फायदा ही बाद में अंग्रेजों ने उठाया और भारत में अपने राज्य की स्थापना की। इन सारी शक्तियों में से मुगल, मराठा, जाट, सिख और राजपूत इनमें से कोई भी एक शक्ति यदि कमजोर नहीं पड़ती और अपनी शक्तिशाली स्थिति में ही रहती तो शायद भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित नहीं हो पाता। लेकिन ये सब शक्तियां अलग अलग बिखरी हुई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे ये कमजोर होती गई और इनकी कमजोरी या फूट का फायदा उठाकर ही अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की स्थापना करने में वो सफल हो पाए। तो 18वीं शताब्दी में भारत की प्रमुख शक्तियों की स्थिति कैसी हो गई या भारत के